Okay, so let's continue from the last class. एक बार दो एग्जाम्पल्स कर लेते, उसके बाद विल कंटिन्यू विद कोरिलेशन का डिस्कशन. राइट डाउन एग्जाम्पल. Consider the probability distribution. Consider the probability distribution of two stocks. Consider the probability distribution of two stocks. So तीन कॉलम दिया हुआ है. Probability stock A and stock B. Point 4, 0.5, 0.1. Return 10%, 20%, 30%. Stock B. Return 5%, 22%, 37%. If these two stocks are mutually exclusive, if these two stocks are mutually exclusive, if these two stocks are mutually exclusive, comma, which one should be chosen for investment? Which one should be chosen for investment? Which one should be chosen for investment? इसका मतलब अपने को दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है. ठीक है ना, दोनों में से एक चुनना है, तो एकदम इजी है. तो कल कुछ लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया एग्जांपल. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले स्टॉक ए, हेडिंग है स्टॉक ए, और स्टॉक ए में इफ यू रिमेंबर हाउ मेनी कॉलम्स? 4. प्रोबेबिलिटी एक्स, पी एक्स and p into x minus x bar whole square. Okay, probability फिर x फिर px फिर p into x minus x bar whole square. 0.4, 0.5, 0.1, 10, 20, 30. So 0.4 into 10, 4. 0.5 into 20, 10. 0.1 into 30, 3. नंबर्स बहुत इजी दिए हैं, तो क्या आ रहा है? 17. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज एक्स बार इक्वल टू समेशन पी एक्स इक्वल टू 17%. 17% एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब ये जो 17 है, इसके अराउंड डिविएशन का स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी करना है. ठीक है, आई होप इस कॉलम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. x माइनस एक्स बार डिविएशन, उसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. तो x क्या है? 10. 10 माइनस 17 इज व्हाट? -7. -7 का होल स्क्वायर 49. 49 इनटू 0.4 क्या? 19.6. नेक्स्ट 20 माइनस 17, 3. 3 का होल स्क्वायर 9. 9 इंटू 0.5 4.5. 30 माइनस 17, 13. 13 का होल स्क्वायर 169 इंटू 0.1 16.9. टोटल 141% स्क्वायर. ओ सॉरी 41% स्क्वायर. एक सेकेंड. सो अपने लास्ट कॉलम का टोटल आ गया 41% स्क्वायर. एंड दिस इज वेरिएंस. सो वेरिएंस ऑफ द स्टॉक, दैट इज सिंबल क्या था? सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला के साथ लिखे तो समेशन पी
into x minus x bar whole square equal to 41. Therefore sigma x is equal to square root of 41. कितना? 6 point, ठीक है, 6.4%. ओके, तो मीन आया 17 और वॉलेटिलिटी आया 6.4. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू एस डी बाय मीन इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट? एक मिनट, 6.4 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100 इज इक्वल टू 37.67. तो इस स्टॉक का 37.67% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है ना? सेम तरीके से स्टॉक बी का भी हो जाएगा, सेम कॉलम्स बनेंगे. ऑफ कोर्स एक्स के बदले यू कैन राइट व्हाट? वाई, ठीक है? ओके, तो मैं उसका केवल आंसर लिख दे रहा हूं. जो स्टॉक बी है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ रहा है? 62.81%. ये आ रहा है क्या? 62.81%. आई एम नॉट गोइंग थ्रू द प्रोसेस, ठीक है? बीच में जो अपना डिस्टर्बेंस हो गया था तो उस समय आप लोगों ने कुछ नहीं कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है? बाकी लोग कैलकुलेट कर लेंगे. 62.81 आ रहे हैं, तो जाहिर है विच स्टॉक इज बेटर? एक्स, ठीक है? तो कंक्लूजन हो गया, स्टॉक ए should be chosen. Stock A should be chosen as it has a lower CV, as it has a lower CV. Stock A should be chosen as it has a lower CV. ठीक है ना? I repeat, स्टॉक बी का मैंने किया नहीं है, मैंने फाइनल आंसर लिखा है 62.81. सेम प्रोसेस से हो जाएगा उसका भी, ठीक है? और सिंस जिसका कमती आएगा वो बेटर, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिस्क एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ठीक है? दिस इज इजी एक्सरसाइज. अब लास्ट क्लास अपने कोरिलेशन कर रहे थे, ठीक है? वी आर डूइंग कोरिलेशन, और आई थिंक कोरिलेशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा के एंड हुआ था क्लास. यू कैन चेक योर कॉपी. व्हाट इज द पॉइंट नंबर गोइंग ऑन? पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 वाज कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन. तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा. क्या? कोवेरियंस. कोवेरियंस इज द ज्वाइंट डेविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार. तो इससे फॉर्मूला समझ में आ जाता है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. बाद में फॉर्मूला वाइज डिफिकल्टी उसी को होगा जो कोवेरियंस को एक बार मुंह से बोल रहा नहीं है कि ज्वाइंट डेविएशन ऑफ एक्स अराउंड एक्स बार एंड वाई अराउंड वाई बार. पर कोवेरियंस अपने को केवल ये बताता है कि कोरिलेशन प्लस है कि माइनस है, ये नहीं बताता है कितना स्ट्रांग है. इसलिए अपने को उसको डिवाइड करना पड़ता है बाय सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, एंड देन यू गेट व्हाट? कोरिलेशन. यहां पे क्लास एंड हुई थी. वी हैव नॉट डन एनी प्रैक्टिस, करेक्ट? ठीक है? तो इन दैट केस लेट्स राइट डाउन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है, consider the following data. Consider the following data on two stocks. Following data on two stocks. So first column years, second column stock A, third column stock B. Years, stock A and stock B. तो ईयर्स 1, 2, 3, 4, 4 साल दिया हुआ है. स्टॉक ए का रिटर्न 20%, 10%, -10%, 30%. स्टॉक बी का रिटर्न 10%, 0%,
-5%, 15%। एक वन ग्लांस से लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला स्टॉक और सेकेंड वाला स्टॉक है, दोनों में से कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल मतलब जिसपे रिटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ए में तो रिटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बी में भी चेंज हो रहा है, पर बी में क्या हो रहा है? कम चेंज हो रहा है। बस ऐसा ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, व्हेन वी एक्चुअली कैलकुलेट विल फाइंड ए का एसडी क्या आएगा? हाई, बी का एसडी क्या आएगा? लो। ठीक है ना? और दोनों में कोरिलेशन क्या दिखा आप लोग को? पॉजिटिव। हर बार देखो, फर्स्ट से सेकेंड ईयर ए का रिटर्न गिरा, बी का रिटर्न गिरा। सेकेंड से थर्ड ईयर ए और बी दोनों का रिटर्न गिरा, और थर्ड से फोर्थ ईयर ए और बी दोनों का रिटर्न बढ़ा। ठीक है? क्या हमने स्लोप सेम रखा है? चेक करते हैं। अगर आप ठीक से चेक करोगे तो जो फर्स्ट से सेकेंड ईयर है उसमें ये चेंज हुआ है 10, ये चेंज हुआ है 10, यानी स्लोप क्या हो गया? 1। मैं जानबूझ के फॉर्मूला बोलूं तो 0 - 10 डिवाइड बाई 10 - 20, विच इज -10 में -10 इक्वल टू व्हाट? 1। नेक्स्ट बार जो चेंज हुआ है, इसका चेंज हुआ है 20, इसका चेंज हुआ है 5, तो इस बार स्लोप आ रहा है 5/20, 0.25। नेक्स्ट बार अगर निकालूं तो x चेंज हुआ है 40, y चेंज हुआ है 20, तो स्लोप आ रहा है 20/40 इक्वल टू व्हाट? 0.5। तो स्लोप एक बार 1 था, एक बार 0.25 और एक बार क्या? 0.5। क्या स्लोप कांस्टेंट है? नहीं है। ठीक है? बट स्लोप पॉजिटिव हर बार आया है। फर्स्ट टाइम भी पॉजिटिव आया। पता नहीं लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं। पॉजिटिव दिखने के लिए समझना है कि सेम डायरेक्शन में गया है ना दोनों। ठीक है? तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव है बट चेंज हो रहा है। इससे समझ में आता है कोरिलेशन इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट। पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट। वी आर एक्सपेक्टिंग आंसर अराउंड 80 और 90%। कोरिलेशन का आंसर हम लोग 80-90% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट करने से एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं है। एग्जाम में तो कैलकुलेट करने का मार्क्स है। बट इस स्टेज पे अगर आप ये 1 मिनट देते हो सोचने में ना, और फिर आंसर वैसे ही आता है, यू जस्ट गेट अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन द डेटा। ओके, यू डोंट फील दैट यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग। ठीक है? तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एक्स का मीन वाई के मीन से ज्यादा आएगा, एक्स का एसडी वाई के एसडी से ज्यादा आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कोरिलेशन करीब 80-90% आएगा। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन कंप्लीट करें। देखो, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, calculate coefficient of correlation between the two stocks. Calculate coefficient of correlation between the two stocks. Coefficient of correlation between the two stocks. ठीक, तो अब कॉलम डिसाइड कर लें एक बार। कोरिलेशन का फॉर्मूला है cov xy डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y। इससे समझ में आया कि एक कॉलम बनने वाला है कॉव के लिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक लास्ट कॉलम बनेगा। और सिग्मा x निकालना है, इसलिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनेगा। सिग्मा y निकालना है तो y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का कॉलम बनेगा। ठीक है ना? पर इन सब के लिए तो x बार y बार भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्कस हो रहा है, ये जो स्टॉक ए का कॉलम है इससे x बार आ जाएगा, स्टॉक बी के कॉलम से y बार, नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार, नेक्स्ट कॉलम y माइनस वाई बार, नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फिर कॉलम y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, लास्ट कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है? आई थिंक 8 कॉलम्स हो रहे हैं। ये 3 दिए हुए हैं, 2 कॉलम डिविएशन का, 3 2 5, फिर x का स्क्वायर डिविएशन 6, y का स्क्वायर डिविएशन 7 और दोनों का ज्वाइंट डिविएशन 8। थिंक अबाउट इट। ठीक है ना? ओके, चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं। यस x y 8 कॉलम से x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये सारा बन गया।
ईयर्स में 1 2 3 4 और डेटा था 20 10 -10 30 20 10 -10 30 y का डेटा था 10 0 -5 15 10 0 -5 15 लेट्स डू द टोटल x का टोटल क्या आया 50 y का टोटल क्या आ रहा है हाँ 20 सो टेबल के बाहर x बार इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 4 ये तो पास्ट डेटा है ना यहाँ px कुछ नहीं है 50 by 4 is what 12.5% and y bar is 20 divided by 4 equal to what 5%. तो x का expected return 12.5 y का expected return 5. अब 12.5 से deviation निकाल रहे हैं चलो 20 minus 12.5 7.5 10 minus 12.5 minus 2.5 minus 10 minus 12.5 minus 22.5 30 minus 12.5 17.5 ठीक है there is no need to total it because अगर total करोगे तो जीरो आएगा ठीक है ना ये कॉलम बनाने का जरूरत इसलिए पड़ा बिकॉज अपने को लास्ट कॉलम चाहिए ना तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कहां से आएगा वरना ये कॉलम काम का ही नहीं है मेरे ओके अब y माइनस वाई बार करना है यानी y के सारे वैल्यूज में से 5 5 लेस करना है 10 माइनस 5 5 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 15 माइनस 5 10 ठीक है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 7.5 स्क्वायर 50 6.25 2.5 स्क्वायर 6.25 22.5 का स्क्वायर 506.25 17.5 का स्क्वायर क्या 306.25 टोटल क्या आया 871% स्क्वायर वो 875 है 875% स्क्वायर 875% स्क्वायर ये आ गया x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल अब y माइनस वाई बार का तो सारा सिंपल फिगर से मुंह जवानी हो रहा है 5 का 25 25 10 का 100 10 का 100 तो ये आ गया 250 250% स्क्वायर 250% स्क्वायर अब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 7.5 इंटू 5 ये दिख रहा है 7.5 है इंटू 5 क्या बोले 30 37.5 नेक्स्ट माइनस 2.5 इंटू माइनस 5 तो माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा क्या 12.5 नेक्स्ट फिगर माइनस 22.5 इंटू माइनस 10 225 पॉजिटिव हर बार पॉजिटिव क्यों आ रहा है बिकॉज जब भी x लेस देन एक्स बार है y लेस देन वाई बार है और जब भी x मोर देन एक्स बार है तब भी y मोर देन वाई बार है यही तो कल समझा रहा था ठीक है ना लास्ट वाला 17.5 इंटू 10 175 व्हाट इज द टोटल 450% स्क्वायर ये जो लास्ट 3 कॉलम्स बनाए हैं लास्ट 3 कॉलम्स उनमें जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कॉलम है क्या इसका टोटल नेगेटिव आ सकता है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कोई फिगर ही नेगेटिव नहीं आ सकता है क्या y माइनस वाई बार होल स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है नहीं क्या x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार नेगेटिव आ सकता है यस वही तो जानना चाह रहे थे ठीक है वो तो डिपेंड करता है डेटा पे क्योंकि x माइनस एक्स बार पॉजिटिव हुआ y माइनस वाई बार नेगेटिव होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस इस सब में अलग बात है प्लस आए वही तो फाइट चल रहा है लास्ट कॉलम का साइन इज इंपॉर्टेंट तो हम लोग आया है 450 अब टेबल के बाहर सिग्मा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 875 by 4 आई होप इट इज ओके विथ यू सेटिस्फाई योरसेल्फ
875/4 वेरिएंस होता है और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? एस डी 875/4 व्हाट इज इट का स्क्वायर रूट? 875/4 का स्क्वायर रूट 15 पॉइंट क्या बोले? 14.79%. ओके, स्टॉक ए का वॉलेटिलिटी 14.79 है. सिग्मा वाई रूट ओवर 250/4. 250/4 का स्क्वायर रूट 7.9. ठीक है, 7.91%. उसके बाद कोवेरियंस कॉव एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला के साथ लिख दे रहा हूं, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n. समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. फॉर्मूला तभी याद आएगा व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ कोवेरियंस, ज्वाइंट डिविएशन ऑफ x अराउंड एक्स बार एंड y अराउंड वाई बार. तो कोवेरियंस का जो फॉर्मूला आया वो ये आया. लास्ट कॉलम क्या था? 450. तो 450 डिवाइड बाय 4 क्या बोले? 112.5. ये परसेंटेज स्क्वायर में 112.5 परसेंटेज स्क्वायर. सो R इज इक्वल टू, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय सिग्मा X सिग्मा Y. हम लोग बहुत हाई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इज इक्वल टू 112.5 डिवाइड बाय क्या क्या आया था अपना? सिग्मा एक्स क्या था? 14.779 इंटू 7.91. या आंसर क्या? 0.96, मतलब 96% कोरिलेशन है. द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप इज 96%. ठीक है, परफेक्ट नहीं है ये तो अपने को दिख गया था बिकॉज स्लोप चेंज हो रहा था, पर हर बार सेम डायरेक्शन में. जब x गिरा y गिरा, x बढ़ा y बढ़ा, कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग. इट्स 96%. ठीक है, 0.96. तो क्या होता है ना, अगर बाई चांस 0.96 का ये मतलब होता, जो है नहीं पर अगर होता कि x 1 बढ़ेगा तो y 0.96 बढ़ेगा, तो उस केस में स्टूडेंट को बहुत कंफर्टेबल लगता. बट स्ट्रेंथ 0.9 से कोई मतलब ही नहीं होता. ये तो केवल स्ट्रेंथ है कि क्लास कितना बढ़िया लगा सर, 96% बढ़िया लगा. तो इसलिए बाद में जाके प्रॉब्लम होता है लोगों को कि कोरिलेशन है क्या. ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन में फॉल करने का टेंडेंसी कोशिश है उसका एक डिग्री है. ठीक है, एंड देयरफॉर इंटरप्रिटेशन इज ऑलवेज चैलेंजिंग एंड वी हैव पेशेंटली गिवन टाइम टू इट लास्ट क्लास. ठीक है, तो 0.96 इज द कोरिलेशन. तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. ठीक है, 0.96 ये कैलकुलेशन प्रोसेस है. एक बार गेस करें कि अगर प्रोबेबिलिटी वाला डेटा होता तो कॉलम क्या बनता. आपके साथ गेस कर रहा हूं. फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम X, थर्ड कॉलम Y. अब X का मीन निकालने के लिए क्या कॉलम? PX, Y का मीन PY. स्टॉप ओवर हियर. अब X का डिविएशन नहीं, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार नहीं बनाते हैं बिकॉज हम लोग को x माइनस एक्स बार का मीन नहीं निकालना है. अपने को x माइनस एक्स बार का मीन नहीं निकालना है. और अगर तुम जबरदस्ती बनाओगे p इंटू एक्स माइनस एक्स बार तो टोटल 0 आएगा. क्या आएगा? 0. तो हम लोग वो नहीं बनाते. इंस्टेड तुमको x का वेरिएंस निकालना है. x का वेरिएंस प्रोबेबिलिटी के साथ. तो कौन सा कॉलम? p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. y के लिए p इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ज्वाइंट के लिए p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. समझ गए? ये कॉलम बनेगा. ये नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाते हैं क्योंकि x का मीन और y का मीन का दो एक्स्ट्रा कॉलम बना ना, px और py. तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 10. कितना? 10. ठीक है, फिर से एक बार कॉलम बोले. फर्स्ट कॉलम p, सेकेंड कॉलम x, थर्ड कॉलम y. खत्म. x का मीन px, y का मीन py. खत्म. x का डिविएशन x माइनस एक्स बार, p नहीं, x माइनस एक्स बार. y का मीन y का डिविएशन y माइनस y बार. x का वेरिएंस p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. y का वेरिएंस p इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. दोनों का कोवेरिएंस p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. ठीक है,
कोई भी हालत में इस तरह का डिस्कशन मेरा बोलना आप लोग का रिपीट करना इज नॉट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बट अगर स्टफ ही इंटेलेक्चुअल नहीं है, अपने कैलकुलेशन का ही मार्क्स है, तो मैं क्या करूं? यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो मैं अपना ब्रेन इस छोटे चीज के लिए नहीं बना है, बट अगर अपने को करवा रहे वही छोटा चीज और मार्क्स दे रहे हैं, तो आई हैव टू डू इट ना। अंडरस्टूड? एक सम और पेशेंटली कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, बेटर रहेगा। चलो एग्जाम्पल, calculate correlation coefficient, calculate correlation coefficient, calculate correlation coefficient from the following data, calculate correlation coefficient from the following data, calculate correlation coefficient from the following data, dash. So data है P, X और Y, तो P दिया हुआ है 0.3, 0.5, 0.2 और X का फिगर्स है 15%, 25%, 10%, Y का फिगर्स है 10%, -5%, 20%। ये फिगर्स है। एक बार पहले से अपने गेस कर लें कोरिलेशन दोनों के बीच में। x 15 से 25 हुआ और y तो गिर गया, तो x बढ़ा y गिरा, उल्टा। नेक्स्ट 25 से 10 x गिरा और y बढ़ा, उल्टा। इसका मतलब कोरिलेशन क्या आने वाला है? नेगेटिव। ठीक है ना? ओके, चलो कॉलम बनाते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट कॉलम P, 10 कॉलम बनेगा स्पेस अकॉर्डिंगली, ठीक है ना? 10 कॉलम बनेगा P, X और Y। फोर्थ कॉलम क्या था? PX। फिफ्थ कॉलम क्या था? PY। सिक्स्थ कॉलम में X का डिविएशन यानी X माइनस X बार। पहले से बोल दे रहा हूं, काम का नहीं है ऑल दो, पर किसी किसी का ध्यान चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी वाले सम में सुन लेना प्लीज, फिर फालतू में डाउट आता है। प्रोबेबिलिटी वाले सम में अगर तुम चेक करेगा तो x माइनस एक्स बार का टोटल जीरो नहीं आएगा। पिछले सम में तो आ रहा था ना, यहाँ पे देखो, ये जो x माइनस एक्स बार है इसका टोटल क्या आ रहा था? जीरो। ये y माइनस वाई बार का टोटल क्या आ रहा था? जीरो। तभी तो स्क्वायर करने का जरूरत होता है। प्रोबेबिलिटी वाले सम में बाई चांस किसी स्टूडेंट का बाद में ध्यान गया घर पे रिवाइज करते समय, ही विल फील दैट सर ने तो बोला था जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा। अगर आप p इंटू एक्स माइनस एक्स बार करोगे ना, क्या p इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो जीरो आएगा। इट इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ऑल्दो कोई काम का नहीं है हमारा। ठीक है, तो मैंने जस्ट बोला बिकॉज कुछ कुछ लोग बाद में डाउट रेज करते हैं कि सर इट्स नॉट कमिंग टू जीरो। प्रोबेबिलिटी वाले सब में इट कम्स टू जीरो इफ यू हैव अ कॉलम फॉर p इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इज इट ओके? डू नॉट पे टू मच अटेंशन टू इट, इट इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। ठीक है ना? नेक्स्ट, y माइनस वाई बार। x का वेरियंस के लिए कौन सा कॉलम? p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। चलो वैसे ही y का कॉलम क्या? p इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और लास्ट कॉलम कोवेरियंस का कौन सा कॉलम? p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, स्पेस तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। यू नीड 10 कॉलम्स है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज द स्पेस दैट वे। तो ये कॉलम बनते हैं। तो स्टूडेंट जो सिंसियर है वो रट के रखता है, खासकर पोर्टफोलियो चैप्टर जब करेंगे उसमें, कि पास्ट डेटा में 2 स्टॉक में 8 कॉलम का सम है और फ्यूचर डेटा में कितना? 10 कॉलम का सम है। पास्ट डेटा में 8 कॉलम, फ्यूचर डेटा और में 10 कॉलम। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में व्हेन यू आर प्रेशर्ड विद सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड सो मेनी टॉपिक्स, यू मे नॉट बी एबल टू सी एंड गो, तो इट नीड्स टू बी देयर इन यू बिकॉज दे आर गोइंग टू फेच मार्क्स। प्रोबेबिलिटी क्या क्या था? 0.3, 0.5, 0.2। एक्स का फिगर्स था अपना 15, 25, 10, 15, 25, 10। और y का जो फिगर्स था दे वे 10, -5 एंड 20, 10, -5 एंड 20। सो px 0.3 इंटू 15, 4.5, 0.5 इंटू 25, 12.5, 0.2 इंटू 10, 2, टोटल
हाँ टोटल क्या आया 19%। चलो y का करते हैं, p इंटू वाई कर रहे हैं तो p इंटू वाई 0.3 इंटू 10 3, 0.5 इंटू -5 -2.5 एंड 0.2 इंटू 20 4। कितना आ गया? हाँ क्या बोल रहे? 3 4 7 7 माइनस 2.5 4.5। ठीक है, टेबल के बाहर लिख रहा हूं, x बार इज इक्वल टू 19%, y बार इज इक्वल टू 4.5%। x बार 19%, y बार 4.5%। नेक्स्ट x माइनस एक्स बार यानी 15 माइनस 19 इज इक्वल टू व्हाट? -4। 25 माइनस 19 6, 10 माइनस 19 हाँ -9। देख लो टोटल जीरो नहीं आ रहा है, ये डाउट रेज नहीं हो। प्रोबेबिलिटी वाले सम में ऐसे जीरो नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जीरो आता है, वैसे आपको लाना क्यों है? नेक्स्ट y माइनस वाई बार 10 माइनस 4.5 5.5 -5 माइनस 4.5 माइनस 9.5 20 माइनस 4.5 15.5। ये आ गया y माइनस वाई बार। अब करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। क्या करना है वो टेबल के हेडिंग में दिख रहा है। तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.3 क्या 4.8। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर इंटू 0.5 हाँ 18। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर इंटू 0.2 60 ओके 16.2 क्या 16.2। तो ये टोटल आ गया क्या? हाँ 39% स्क्वायर। इसको क्या 3 से डिवाइड करना है क्या? नहीं ना, ये तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो क्या है? क्या है? वेरिएंस। उसके बाद y का y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी यानी 5.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 5.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 क्या बोले 9.075। टर्मिनेटिंग डेसिमल था इसलिए मैंने 3 डेसिमल लिख दिया। अब 9.075 कुछ कुछ होता तो आई वुड हैव रिटन 9.08, बट सिंस इट वाज एंडिंग तो आई थॉट टू राइट द थर्ड डेसिमल। नेक्स्ट 9.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 45.125। लास्ट वाला 15.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 बोलो 48.05। टोटल 102.25 है क्या 102.25% स्क्वायर 102.25% स्क्वायर। टेबल के बाहर सिग्मा x इक्वल टू √39 √39 क्या 6.24। सिग्मा y इक्वल टू √102.25 √102.25 क्या 10.11%। ठीक है, अब लास्ट वाले में आते हैं। करना है अपने को p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो 3 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। -4 देखो ये रहा x माइनस एक्स बार -4 है इंटू 5.5 नेगेटिव हो गए इंटू 0.3 कितना -6.6। तो सिंबल गलत नहीं होना चाहिए, माइनस आ रहा है। नेक्स्ट
6 इंटू माइनस 9.5, ये भी नेगेटिव आएगा, इंटू 0.5, 6 इंटू 9.5 इंटू 0.5 क्या, माइनस 28.5। लास्ट वाला जो था माइनस 9 इंटू 15.5 इंटू 0.2, माइनस 27.9, टोटल क्या, माइनस 63 परसेंटेज स्क्वायर, माइनस 63 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया कोवेरियंस। हमने गेस किया ही था कि कोवेरियंस नेगेटिव आएगा। कॉव एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू माइनस 63 परसेंटेज स्क्वायर। Therefore, correlation R का फॉर्मूला cov xy divided by sigma x sigma y, cov xy divided by sigma x sigma y equal to minus 63 divided by क्या था sigma x 6.24 into sigma y क्या था 10.11, 10.11। तो दिस इज इक्वल टू, देखो क्या, माइनस 0.99। ठीक है, इसका मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। 99% उससे भी ज्यादा आ रहे, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, माइनस 0.99। तो आई थिंक कैलकुलेशन वाइज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। कोई झमेला नहीं है। झमेला क्या होता है फिर भी तुम लोग को फील नहीं हो रहा है, मैं सारे फिगर्स बहुत बढ़िया लिखा रहा हूं, 10, 15, 20, 30, मजा आ रहा है। कोई कोई वर्बली कर दे रहा होगा, कैल्सी का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और फिगर्स जो है वो सारे गंदे होते हैं, और होने भी हैं, क्योंकि जो शेयर का दाम चेंज होता है। सपोज 547 से शेयर का दाम 622 हुआ और 4 रुपया डिविडेंड। अब इसका जो रिटर्न निकालेंगे वो तो समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो सारा कैलकुलेशन अगर पॉइंट में होता 6.23 माइनस 2.27, तो वो एडेड स्ट्रेस आ जाता कि आपको संभालना पड़ेगा वो। तो अपने सारे बढ़िया फिगर्स से प्रैक्टिस करें, देयरफॉर इट इज मोर लाइटर फ्रॉम अ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो और प्लस मैं ये नहीं बता पा रहा हूं ये कोरिलेशन काम क्या आएगा। मैंने कोरिलेशन का पर्पस नहीं बताया, आई ओनली एक्सप्लेन उसका मतलब और उसका कैलकुलेशन। इज इट ओके? तो यू विल फील जरा सा एक लैक्यूना फ्रॉम अ परफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सब काम का क्या है, वो अपने पोर्टफोलियो चैप्टर कल से जो स्टार्ट होगा उसमें हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया स्टैटिस्टिक्स में। पहला पॉइंट हुआ था मीन और एसडी का इंटरप्रिटेशन, मीन और एसडी का इंटरप्रिटेशन। सेकेंड पॉइंट था मीन एसडी का कैलकुलेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट था कोरिलेशन का मतलब, कोरिलेशन का मतलब, और फोर्थ पॉइंट था कोरिलेशन का कैलकुलेशन। ठीक है, इट इज नेसेसरी कि बीच में पेजेस को फ्लिप करके ये सोचा जाए कि यार इतना पेजेस हो गया टोटल में, सपोज 20 पेज सर लिखा दिए, इसमें शुरू से क्या हुआ एक बार अपने सोच पा रहे हैं क्या कि फर्स्ट पॉइंट में रिस्क फ्री रियल रेट, हाँ इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, फिर तो मतलब इट्स इजी स्टफ, बट पेजेस फैले से लास्ट पे क्या लगता है यार 2 कॉपी भर गया, आप कैसे रिवाइज करेंगे। तो इट्स इजियर इफ यू जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 5, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास, हिंट दिया था कि ये आपके एसएफएम में और उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग वाले पेपर दोनों में बहुत ज्यादा काम का है। ऑफ कोर्स इलेक्टिव अगर लेते हैं रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट तो उस पर भी काम का है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पेपर में भी काम आएगा और एसएफएम में काम आएगा। इट इज अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो उससे अपने जितना कंफर्ट लाएं उतना बढ़िया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे मेन वर्ड है क्या, नॉर्मल। ये वर्ड इसलिए है बिकॉज ये लोग बोलना चाहते हैं नॉर्मली क्या होता है। कोई भी चीज, इनकम ले लो, हाइट ले लो, वेल्थ ले लो, एवरेज जो होता है ना उसके आसपास बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और एवरेज के दूर प्रोबेबिलिटी क्या है, कम। अगर एवरेज इनकम 50,000 है तो 5,000 टाइप इनकम कमती लोग का है, 5 लाख टाइप इनकम कमती लोग का है, बट 50,000 के आसपास का इनकम भरा हुआ है। तो अगर
अपने प्लॉट करेंगे, जैसे ये मीन है म्यू, तो इसके आसपास प्रोबेबिलिटी क्या है? हाई। पर ये दूर का वैल्यू, इस पे प्रोबेबिलिटी क्या है? लो। इस पे प्रोबेबिलिटी क्या है? लो। तो प्लॉट करेगा तो ऐसा आएगा ना, थिंक अबाउट इट, ठीक है? तो कि दूर का प्रोबेबिलिटी हाई, मीन के आसपास का दूर का प्रोबेबिलिटी लो, मीन के आसपास का प्रोबेबिलिटी हाई। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक है म्यू और एक है सिग्मा। म्यू इज द सिंबल फॉर मीन, तो मीन के एक्चुअली दो सिंबल हो गया, एक म्यू और एक एक्स बार। अपने कौन सा यूज कर रहे थे? एक्स बार ना, तो सिंबल इज ऑल्सो म्यू, और एस डी का सिंबल क्या है? सिग्मा। तो मीन, सपोज कोई चीज का मीन, तो अपने अपने कंटेक्चुअली बात करें तो बेटर रहेगा। सपोज एक स्टॉक है, ठीक है, और मेरे को पता लगाना है स्टॉक का दाम नेक्स्ट ईयर क्या होगा। स्टॉक का दाम नेक्स्ट ईयर क्या होगा? एकदम डिफिकल्ट है। तो सपोज सब में बोला हुआ है स्टॉक का दाम जो नेक्स्ट ईयर हो सकता है उसका मीन इज 620, 620 रुपया। ओके, तो 620 जस्ट द एवरेज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज सपोज 46। हाउ मच? 46 मन से बोले, थोड़ा सा कंफर्ट के लिए राउंड फिगर ले लेता हूं बिकॉज बोलने में आसानी रहेगा। 40, तो 620 इज द एवरेज स्टॉक प्राइस नेक्स्ट ईयर एंड 40 इज द वॉलेटिलिटी अराउंड इट, ठीक है ना। नाउ सब में बोला है द स्टॉक प्राइस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक प्राइस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है। इसका मतलब एक कॉमन सेंस वाला इंसान समझेगा। सब बोलना चाह रहे हैं 620 के आसपास शेयर का दाम होगा, इसका चांस क्या है? हाई। 620 से बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसका चांस क्या है? लो। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। एंड आप ये मीनिंग सोच पा रहे हो, कंफर्ट लेवल अपने आप आ जाएगा। अपने इसको ड्रॉ किए, तो ड्रॉ करने के लिए ये ड्रॉ हुआ, ठीक है ना। तो ये ड्रॉ हुआ और इसमें वी मार्क म्यू इक्वल टू 620 बीच में, और साइड में सिग्मा इक्वल टू व्हाट? 40। ओके विथ यू ऑल। अब ये जो एरिया दिख रहा है ना इस ग्राफ के अंदर, जो एरिया है वो एरिया इज प्रोबेबिलिटी। एरिया इज प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी एनी टाइम? 100%। प्रोबेबिलिटी तो मिला के 1 होता है। एंड डू यू सी द राइट साइड ऑफ दिस ग्राफ एंड द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दिख रहा होगा आपको। मैं ऐसा भी तो बना सकता था, इस बार इट इज नॉट सिमेट्रिकल, राइट साइड ज्यादा एक्सटेंडेड है ना, बट अपने तो ऐसा नहीं बनाए, अपने तो ऐसा बनाए हैं। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज वी से दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विच मीन्स तुरंत एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन समझाए बिना, मैंने समझाया नहीं है, बट गिवन दैट अपने सबका नंबर्स पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, अगर ठीक से पूछा जाए तो मेरे को लगता है शायद रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेट मी चेक। इस डायग्राम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शेयर प्राइस नेक्स्ट ईयर 620 से कम होगा? 50%। 620 से ज्यादा होगा? 50%, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 100% है। यहां 50, यहां 50, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब सपोज मैं बता रहा हूं कि शेयर का दाम 540 से कम होगा। किससे कम? 540 से कम। होने को तो कम हो ही सकता है, शेयर का दाम 540 से कम हो सकता है ना, ठीक है। बैड लक। तो 540 से जो कम होगा उसका प्रोबेबिलिटी अपने को अभी तक निकालना आता नहीं है। आई हैव नॉट टॉट यू, ये तो मेरे को सिखाना है। बट वो प्रोबेबिलिटी सपोज मैं बता रहा हूं बिकॉज अगर कॉमन सेंस तो लगा लें, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है सपोज ये 2.5% है। कितना? 2.5% मैंने मन से लिखा है, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर प्राइस विल बी लेस देन 540 इज 2.5%। तो प्लीज गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर्स एंड यू कैन गिव इट कंफर्टेबली। सोच के बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर प्राइस नेक्स्ट ईयर विल लाई बिटवीन 540 एंड 620? 47.5%, ठीक है। दीज आर वेरी इजी एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, जो बाद में कोई बड़ा सम चलता रहता है ना, और इतना कॉमन सेंस वाला चीज वहां समझ में नहीं आता है कि ये 2.5 है तो बाकी बचा 47.5, ठीक है। 47.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर प्राइस विल बी ग्रेटर देन 540? 97.5। 540 से कम का चांस 2.5 है, तो 540 से ज्यादा का चांस क्या है? 97.5, ठीक है। अब ठीक से सोचते हुए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेयर प्राइस नेक्स्ट ईयर
will be greater than 700? 2.5%. आंसर इज 2.5%, क्योंकि अपने बोले लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग है कि सेम है? सेम है। तो देखो मैं 620 के नीचे की तरफ 80 नीचे गया था, 620 से 540 का गैप कितना था? 80 डाउन, और मैं 620 से 80 ऊपर गया, उतना ही तो डिस्टेंस नीचे ऊपर गया। तो 720 दायां साइड में और 540 लेफ्ट साइड में, दोनों सेम स्टेटस है। तो जाहिर है अगर 540 के नीचे का चांस 2.5 है तो 700 के ऊपर का चांस भी क्या है? 2.5। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, ये 2.5% है। किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरे को रोक देना बीच में। ठीक है, 2.5% है। व्हाट इज द चांस दैट द शेयर प्राइस विल लाई बिटवीन 540 एंड 700? नहीं सुना? 95। ढाई इधर गया, ढाई इधर गया, बचा क्या? 95। समझ गए? ये जो आप लोग बोल दिए ना अभी, आई एम टेलिंग यू, देखना क्लास में जब आगे करेंगे अपने कोई सम चलता रहेगा तो उस सम के भारीपन के कारण, सम में तो और डेटा चल रहा है ना, और वहां पे यही चीज गेस करना है ना कि ये आ गया, अब ये कैसे होगा, एंड इट सीम्स दैट सच अ बिग थिंग इज गोइंग ऑन। यार इतना कैसे सोचेंगे, वहां ये बात होता है। एंड मैं याद दिलाऊंगा, याद है 4th क्लास अपने कर रहे थे और तुम लोग सब जन आंसर देते जा रहे थे विदाउट टीचिंग। ठीक है, लेट्स होप अपने साथ ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो इट्स वेरी कॉमन सेंस। 100% है, 50 इधर 50 इधर, सही है। केवल एक चीज बच गया कि सर अल्टीमेटली वो 2.5% तो आपने बोला, फिर हम लोग आगे बोल पाए ना, तो ये 2.5% कैसे निकलेगा? सही है ना। इसका जवाब तो ये है कि 2.5% वैसे तो कोई चीज होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है ना, तो इंटीग्रेशन से निकलता है, तो वो इंटीग्रेशन तो करना नहीं है अपने को। तो 2.5% एग्जाम में टेबल से निकलता है। किससे? टेबल। सिंस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोवाइडिंग द टेबल इन ऑल द एग्जामिनेशन हॉल्स क्वेश्चनेबल है, आई थिंक समझ गए होगे। ठीक है, कि जगह जगह जहां जहां छोटे छोटे गांव में जहां एग्जाम हो रहा है वहां पे टेबल पहुंचेगा क्या? डाउटफुल है। इस और प्लस वो लोग एफिशिएंट भी है, पैसा बचाना चाहते हैं क्या, इसलिए वो लोग टेबल देते नहीं है। टेबल देने के बजाय टेबल का एक्सट्रैक्ट दे देते हैं। टेबल का एक्सट्रैक्ट, समझ गया होगा, टेबल का छोटा सा हिस्सा, और या फिर वो भी नहीं देते हैं, सीधा 2-3 वैल्यू दे देंगे। 2-3 वैल्यू इसलिए कि करेक्ट वाला तुम सोच लेना। ओके, 2-3 वैल्यू दे देंगे कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, अब तेरे को कितना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द सम। अंडरस्टूड? सो दे गिव इट दिस वे। ओके, अपने कैसे निकाल सकते हैं? ओके, इसका ये क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी का एक बार तो टेंशन मतलब वो प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। टेंशन क्या चीज का बता देता हूं, वो प्रोबेबिलिटी एसएफएम एग्जाम में जब भी आया है आज तक विच मीन्स मैं इस तरह इसलिए बोला क्योंकि फ्यूचर में अलग तरीके से आ सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग देता है, एसएफएम में अलग टेबल देता है। ठीक है, तो पर एसएफएम में जब भी आया है दे हैव ऑलवेज गिवन एरिया इन वन टेल, एरिया इन वन टेल, यानी एग्जैक्टली वही जो मैं बता रहा था, 2.5% से स्टार्ट हुआ ना। ठीक है, तो मैंने 47.5 नहीं मेंशन करते, टेल का एरिया देते। किसका? टेल का। और टेल से क्या आप बॉडी का निकाल सकते हो? यस, आपने निकाला ही अभी, तो लोग टेल का एरिया देते हैं। नाउ बिफोर आई स्पीक फर्दर, जस्ट 1 सेकेंड, इस सब में मीन क्या है? 620, एसडी क्या है? 40। किसी दूसरे सब में मीन और एसडी सेम रहेगा कि अलग? अलग। हर जगह तो मीन एसडी अलग रहेगा। तो ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गिव यू टेबल्स फॉर अलग अलग मीन एंड एसडी। मीन एसडी इतना, तो ये टेबल, तो ये टेबल, नॉट पॉसिबल है। तो इन दैट केस अपने क्या करते हैं, अपने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सोचते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लुक एट द वर्ड स्टैंडर्ड, किसा? एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। यहां पे और एक एक्सेस बना दिया, नीचे मैंने और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये जो ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था उसको नाम दे रहे हैं एक्स स्केल। क्या स्केल? एक्स स्केल। एक्स माने जो तुम्हारा सम चल रहा है, सम चल रहा है शेयर प्राइस, हो सकता है सम चल रहा है एनपीवी, हो सकता है सम चल रहा है रिटर्न, हो सकता है सम चल रहा है एक्सचेंज रेट। एक्स हो सकता है एक्सचेंज रेट है, वो तो अलग अलग सम में अलग अलग चीज होगा। तो एक्स हो गया जो आपका सम चल रहा है, और दूसरा हो गया जेड। जेड हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ना ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड जिसका मीन 0 है और एसडी 1 है। मीन 0 है और एसडी 1 है, तो मीन 0 मार्क कर रहा हूं, एसडी 1, पर अपना एसडी क्या था? 40, और z का एसडी क्या है? 1। इसका मतलब 1 एसडी इज इक्वल टू 40, 1 एसडी इज इक्वल टू
41 SD जो Z पे है वो 40x का, तो इन दैट केस 540 जो था वो कितने दूरी पे था 620 के? 540 कितने दूरी पे था? 80 दूरी पे था। तो अगर 41 SD है तो 80 कितना SD? 2 SD। और ये जो आपने बोला 80, ये 80 नीचे था कि ऊपर था? 540 नीचे था, तो फीलिंग इज -2 या +2? -2। वैसे ही जो 700 है वो 620 से कितना ऊपर है? हाँ 80। और एक SD कितना है? 40। तो कितना SD हो गया? 2। इस बार क्या होगा? +2। ठीक है, तो प्लीज बताएं, यहां मार्क कर रहा हूं मैं, आई एम मार्किंग, पर ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ज्यादा डेटा हो गया, तो बिकॉज ऑफ विच आई एम मेकिंग इट लाइटर। यस, पे अटेंशन। सॉरी, ये ठीक था। म्यू इक्वल टू 620। हाँ, बताना, हो सकता है थोड़ा गंदा फिगर्स हो। 560 620 से कितने दूरी पे है? 60। बट एक SD कितना था? 40। तो 40 अगर एक है तो 60 कितना है? 1.5, 1.5। तो इसका Z क्या हो गया? -1.5। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, जिन लोग स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूं एक बार कि इसका मतलब Z रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस दैट X is away from the mean. Z refers to the number of standard deviations that X is away from the mean. ठीक है, if I want to make the statement easy, 560 is how much away from 620? Sir, -60. 560 is -60 away from 620. -60 is how many? 40. -60 is how many? 40. -1.5. ठीक है, तो Z क्या है कि जो दूरी है ना 560 का 620 से, वो दूरी इन नंबर ऑफ व्हाट? SD। बट सिंस लोग इंटरप्रिटेशन बाद में भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच हर चीज का दुनिया में फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या है? Z इक्वल टू x माइनस म्यू। तुम लोग भी यही कर रहे थे, गैप निकाल रहे थे, और डिवाइड बाय व्हाट? SD। हम लोग भी यही कर रहे थे अभी, जो भी वैल्यू था जैसे 560, तुम लोग ये डिफरेंस निकाल रहे थे और डिवाइड बाय 40 कर रहे थे। तो बोल रहे अब से फॉर्मूला क्या हो गया? Z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय व्हाट? सिग्मा। अगर x म्यू से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव आएगा Z, अगर x म्यू से कमती हुआ तो Z क्या आएगा? नेगेटिव। ये Z इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा वो x का नहीं दिया रहेगा, Z का दिया रहेगा। किसका? Z का। Z का प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे -1.5 का प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसका? -1.5 का। तो इंस्टीट्यूट का मन वो लोग -2 का देगा, -1 का देगा, -1.5 का देगा, तो -1.5 वाला पकड़ लेगा। समझ गया? मैं बोला था 2-3 वैल्यू दे देगा, तो वो लोग 2-3 वैल्यू का प्रोबेबिलिटी दे देगा, उससे आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार फॉर एग्जांपल यहां पे अगर अपने एक्सेल शीट पे इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसको जूम कर रखा है। एक्सेल शीट पे प्रोबेबिलिटी निकालें, ओके, थोड़ा वायर सा वेरी क्लोज डाउन हो गई है, जस्ट 1 सेकेंड। तो इक्वल टू, ओके, दिख रहा है स्क्रीन पे, इक्वल टू NORM, नॉर्म फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, S फॉर स्टैंडर्ड, DIST। ठीक है, तो वो फंक्शन में दिखा भी दिया होगा उस समय, मैंने वो रुका नहीं। नॉर्म S DIST, नॉर्म फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, S फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इन दैट केस ब्रैकेट ओपन, ठीक है, अपने को चाहिए -1.5 का। किसका? -1.5 का। तो -1.5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 0.06681 क्या है? 0.06681, 6.681%। 0.06681 क्या परसेंट हो गया? 6.681%। समझ गए? यही जो 6.681% है वो 6.681% एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 इज 0.06681। इज इट ओके? 0.06681। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो एक्सेल है, वैसे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग 1 मिनट इनटू इट, एक्सेल शीट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देता है। कौन सा प्रोबेबिलिटी? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर अपने को ये डायग्राम है, ठीक है ना, एक बार मैं सीधा Z बना रहा हूं, Z, X नहीं बना रहा हूं,
तो z के तो बीच में क्या होता है 0, याद है स्टैंडर्ड का बीच में मीन क्या है 0। अब अपने को अगर 1.2, ये 1.2 है z, इसका जब प्रोबेबिलिटी एक्सेल से देखते हैं ना तो जो प्रोबेबिलिटी आता है वो ये आता है, ये वाला। बिकॉज क्यूमुलेटिव वर्ड सुना होगा तुमने, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है अप टू। क्यूमुलेटिव मीन्स व्हाट, अप टू 1.2 तक का प्रोबेबिलिटी, 1.2 तक का, ठीक है। एक्सेल में, एग्जाम में, एसएफएम में अगर 1.2 देखेंगे वो लोग 1.2 के टेल का बताते हैं, 1.2 के टेल का, समझ गए। बट ऐसा कोई श्योर नहीं है कि एसएफएम का एग्जाम जब भी हुआ वो लोग टेल का बताएगा। दैट्स द डेंजर कि लोग लर्न करना चाहते हैं ना, एंड दैट्स बैड। ये लर्निंग का चीज ही नहीं है, एग्जाम में पढ़ लेंगे तो इट विल बी अ डिवास्टेटिंग थिंग फॉर सो मेनी पीपल। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम में एसएफएम में आएगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देगा, बिकॉज अगला तो रट के गया होगा ना कौन सा टेल का, फिर वहां संभाल नहीं पाएगा। इससे बढ़िया तुम ओपन समझ रहे हैं तो बढ़िया कि सर राइट का दे या लेफ्ट का दे, हम लोग क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिल जाए। फिर मेरे को कौन से साइड का चाहिए वो तो सम पे डिपेंडेंट है ना। मैंने अगर कोई सोच रहा है कि सर कौन सा काम का राइट का या बीच, हम कैसे बोले, वो तो सम पे डिपेंडेंट है। अभी सम का एग्जांपल्स करते हैं अपने, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार एक्सेल में 1.2 का निकाल रहा हूं, प्लीज गेस। अगर ये तीन ऑप्शन है, सीपीटी चल रहा है और ये तीन ऑप्शन है तो विच वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सुनना, ऑप्शन है 1.2 का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 73%, 46% एंड 9%। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 73, 46 एंड 9, विच इज द करेक्ट आंसर 73। अगर क्यूमुलेटिव है तो दिख रहा है 50 से ऊपर है, दिख रहा है आपको। और अगर मैं बोलता नहीं एरिया इन द टेल निकाल रहे, एरिया इन द टेल, तो इन दैट केस द आंसर शुड बी व्हाट, परहैप्स 9 टाइप्स, जो दिख रहा है, करेक्ट। तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा काम आता है अगर अपने डायग्राम वाइज सोचे तो, ठीक है। तो इसमें तो इन दैट केस एक बार 1.2 का निकालते हैं। वैसे आपने समझा मैं कोई टेबल रट के थोड़ी बैठा हूं, 73 इज नॉट द आंसर, मैंने वो मन से बोला जस्ट टू चेक आउट योर इंट्यूशन कि आप 50 से ऊपर बोलते हो। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये 1.2 का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं 1.2 का, 1.2, ठीक है ना। 0.88493 आना ही था, 0.88 मतलब 88.5% ना, 88493 वहां से लेके 1.2 तक का 88.45%, ठीक है। तो गेटिंग द फील फॉर इट, ये वाला जो पूरा प्रोबेबिलिटी है, ये जो शेडेड एरिया है ये 88.5% है। तो टेल कितना है 11.5%, ठीक है। प्लीज यही बताइए, ये जो मैं रेड वाला शेड कर रहा हूं, रेड वाला शेड, ये कितना है 38.5%, सही है। समझ में आ रहा होगा, मतलब 0 से लेके 1.2 का। तो सर कौन सा आंसर होगा, 38.5 होगा कि 11.5 होगा कि 88.5 होगा, ये राइट नाउ बेवकूफी वाला डिस्कशन है। बिकॉज वो तो डिपेंड करता है मेरे सम में क्या चीज है। अरे सम में मेरे को ऊपर का निकालना है, बीच का निकालना है, नीचे का निकालना है, वो तो सम पे डिपेंडेंट है ना, अंडरस्टूड। तो यू कांट बी दैट वे कि सर बता दीजिए हमको कौन सा चाहिएगा, ठीक है। तो ओके, सो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, ठीक है। बाय मिस्टेक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने टेबल के पीछे आया नहीं है, बुक के पीछे टेबल मिस हो गया। बट द पॉइंट इज दैट मेरे को एसएफएम क्लासेस में या किसी भी क्लासेस में हैंड आउट पसंद नहीं है, बिकॉज हैंड आउट देंगे यहाँ पे दूसरे सेंटेंस जो मिलेगा नहीं वगैरह वगैरह, फिर दिक्कत होता रहेगा। इसलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर टेबल होता तो हो सकता है मैं एक्सेल दिखाता नहीं आपको, ठीक है। वो दिखा दिया, राइट लेफ्ट डिस्कशन हो गया, टेबल का फॉर्मेट बना दूंगा अपने, और उसके बाद एक्सेल से अपने टेबल पकड़ लेंगे और सेकंड वाले बुक से बाद में रेफर कर लेंगे, ठीक है, जब वहां टेबल्स होगा तो, ठीक है। तो टेक इट दैट वे इंस्टेड ऑफ द अदरवाइज। लेट्स राइट डाउन, चलो लिखो। ओके, लिखना है it has been found that most of the variables in real life, it has been found that most of the variables in real life tend to have high probability, okay, लैंग्वेज का मतलब प्लीज समझने का कोशिश करना लिखते समय। tend to have high probability around the mean, tend to have high probability around the mean, mean के आसपास probability high, tend to have high probability around the mean, but
low probability, but low probability away from the mean, but low probability away from the mean, but low probability away from the mean, away from the mean, full stop. This is exactly the property. This is exactly the property. This is exactly the property of normal distribution. This is exactly the property of normal distribution. This is exactly the property of normal distribution. Property of normal distribution. Full stop. Para change. Normal distribution is a symmetrical. Normal distribution is a symmetrical bell-shaped curve. Bell-shaped, इसका shape तो shape of a bell है ना, घंटी. Symmetrical bell-shaped curve. Bell-shaped curve with two parameters. Bell-shaped curve with two parameters. With two parameters, mu and sigma. With two parameters, mu and sigma. ये दो चीज पे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करते हैं. mu and sigma. Full stop. Area under the curve. Area under the curve shows. Area under the curve shows probability. Area under the curve shows probability. That is total area. Total area 100%. Total area 100% with total area 100% with 50% on either side. Total area 100% with 50% on either side of the mean. With 50% on either side of the mean. 50% on either side of the mean. Of the mean. Mean के लेफ्ट में 50%, mean के राइट में 50%. Full stop. To calculate area of a particular region, to calculate area of a particular region, to calculate area of a particular region, REGION, एक particular place का area निकालने के लिए, region, comma, we introduce a standard normal distribution. We introduce standard normal distribution. We introduce standard normal distribution. Standard normal distribution represented by Z. Represented by Z. Represented by Z dash. Para change. Z का फॉर्मूला क्या था? याद हो तो Z का फॉर्मूला क्या था? x माइनस म्यू. सर डिस्टेंस निकाल लीजिए. 700 माइनस 620 और डिवाइड बाय व्हाट? सिग्मा. Z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. x माइनस म्यू बाय सिग्मा. ठीक है, ड्रॉ कर दो. ओके, दो स्केल ड्रॉ किए. ऊपर वाला स्केल को बोल रहा हूं एक्स स्केल. एक्स का मतलब जो सम चल रहा है, सम रिटर्न का चल रहा है, स्टॉक प्राइस का चल रहा है, एक्सचेंज रेट का चल रहा है, एनपीवी का चल रहा है. तो एक्स इज द वेरिएबल जिसका सम चल रहा है, और जेड जिसका टेबल दिया रहेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा. वरना जेड का काम ही नहीं था कोई. जो एक्स का स्केल है उस पर मार्क किए म्यू. जेड का स्केल पे भी मार्क किए म्यू इक्वल टू 0, क्योंकि z का मीन 0 है. ठीक है, साइड में सिग्मा. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट ले रहा हूं. एक बार रुक जाओ तुम लोग. अगर ये वाला पॉइंट है म्यू प्लस सिग्मा और ये पॉइंट है म्यू माइनस सिग्मा,
इसका मतलब कितना दूरी है 1 SD का, कितना दूरी है 1 SD का, तो ये हो गया -1, ये हुआ +1। अगर यहां जाऊं और ये सपोज म्यू प्लस 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का दूरी 80 का दूरी याद है 80 का, यहां पे भी म्यू -2 सिग्मा, ओके। तो इन दैट केस ये हो गया 2, ये हो गया -1। दिस वाज जस्ट टू इंडिकेट जो दूरी है वो दूरी को ही तो z है, ठीक है, आप मार्क कर सकते हो। राइट साइड में मैंने मार्क किया है म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, और उसके नीचे मार्क किया 1 और 2। लेफ्ट साइड में मार्क किया म्यू माइनस सिग्मा, म्यू -2 सिग्मा, -1 और -2, सॉरी -2 होगा, मैं -1 लिख दिया, ओके। किसी को भी जरा सा ही मन में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज नंबर्स याद करें। अपना नंबर्स था म्यू 520, फिर 520 से 40 ऊपर, 520 से 40 नीचे, 520 से 80 ऊपर, 520 से 80 नीचे। एज सून एज आप नंबर्स याद कर रहे हो कंफर्ट आ जा रहा है, बिकॉज आपका स्ट्रेंथ नंबर्स है, ठीक है। अभी जब एग्जाम्पल करूंगा न्यूमेरिकल तो इन दैट केस द कंफर्ट लेवल वुड बी देयर, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखे आफ्टर द ग्राफ, लिखे the normal distribution table, the normal distribution table gives us, normal distribution table gives us area in one tail, area in one tail, bracket left or right, area in one tail, bracket left or right, लेफ्ट और राइट, डैश ड्रॉ करना है। टेबल का एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट कॉलम Z, सेकेंड कॉलम एरिया इन वन टेल, 2 कॉलम का टेबल है, एरिया इन वन टेल। तो मैं जो बोला ना टेबल का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, तो ये टेबल का वो एक्सट्रैक्ट है, Z और एरिया इन वन टेल, ठीक है। 0.5, क्योंकि 0 कहां है Z, बीच पे खड़ा है। अगर बीच पे खड़ा है तब तो टेल पूरा लेफ्ट और राइट ही हो गया 50%। 0.05 उसका है 0.4801, 0.10 उसका है 0.4602, and so on up to 3, okay, and so on dash 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 up to 3, 3 का है 0.0013। तो ये लोग ये टेबल दे रखा है। मैं अभी जब सम्स डिक्टेट करूंगा आप लोग को तो मैं जानबूझ के टेबल का वो पोर्शन दे दूंगा जो दरकार है, कंफ्यूज करते हुए कि 3-4 एक्स्ट्रा वैल्यू, अपने आप बुद्धि चल जाएगा कौन सा काम का है। क्या सरप्राइजिंग है इसमें देखो कि Z का नेगेटिव वैल्यू दिया ही नहीं, जबकि अगर डायग्राम इमेजिन कर रहे हो, डायग्राम में बीच पे Z क्या है 0, और उसके बाद राइट साइड में Z पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में Z नेगेटिव है, तो Z नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं दिया, सिमेट्रिकल। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे दिया Z इक्वल टू 1.5 का दे दिया, 1.5 का राइट टेल, तो -1.5 का लेफ्ट टेल इज सेम, 1.5 का राइट टेल और -1.5 का लेफ्ट टेल क्या है, सेम, समझे। तो इसलिए वो केवल पॉजिटिव का देगा। तो इस तरह का आपको टेबल दिया रहेगा, छोटा सा एक्सट्रैक्ट सम के अंदर, ठीक है, कि Z इक्वल टू इतना का एरिया इन वन टेल। अभी अपने प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल तो दिमाग चलेगा, ठीक है। तो लिखो प्लीज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है share price next year, share price next year is normally distributed, share price next year is normally distributed with mu equal to 620 and sigma equal to 40, mu 620 sigma 40। तो इसको समझने का तरीका सा, शेयर का दाम नेक्स्ट ईयर क्या होगा किसी को नहीं पता, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता, पर एवरेज में 620 होगा, और एवरेज से भागेगा क्या, हाँ
40 के स्पीड से। ओके, तुम लोग को याद होगा 40 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन और एवरेज फ्लक्चुएशन। एवरेज 40 से ऊपर 80 भाग सकता है, 90, 110 भी भाग सकता है। ठीक है, वो कितना भागेगा वही तो Z है। वो कितना भागेगा, 2 SD ऊपर कि 1.5 SD नीचे, वही तो Z है। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, calculate the probability that share price would be greater than 680, ठीक है। और टेबल दिया हुआ है, टेबल का एक्सट्रैक्ट ड्रॉ कर लो। Z और एरिया इन वन टेल, सम का पार्ट है ये, एरिया इन वन टेल। तो Z दिया हुआ अपने को 1.4, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.0808, 1.5 उसका प्रोबेबिलिटी है 0.0668, 1.7 उसका प्रोबेबिलिटी है 0.0446। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ज्यादातर लोग एंड गिवन इजी फिगर्स आंसर निकाल लिए होंगे। ठीक है ना, जो ठीक से ध्यान दे रहे थे, बिकॉज क्वेश्चन क्या था, 680 620 से कितना ऊपर है, 60 बाई 40 1.5। ठीक है ना, वो समझ में आ गया था। स्मार्टली स्पीकिंग सा 1.5 का बात करने वाले हैं, बट केयरफुल रहे कि ये जो एरिया है ये एरिया इन वन टेल है। ठीक है, और अपना क्वेश्चन क्या है, 680 के कहां का निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 680 से कहां का निकालना है, 680 से ऊपर का क्या। हाँ, तो ऊपर का तो राइट टेल में चला गया। अगर डायग्राम इमेजिन करो ऊपर का राइट टेल तो लकीली जम गया। बट अगर सपोज मैं पूछता 680 के नीचे का और तुम बैठा लेता 680 का Z 1.5 है और तुम आंसर देके आएगा 0.0668, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इनकेस कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो अभी डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन तो दिख जाएगा। चलो लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, डायग्राम बनाए, डायग्राम बना के म्यू इक्वल टू 620, नीचे में म्यू इक्वल टू 0 और सिग्मा इक्वल टू 40 साइड में। हमेशा ये मार्क कर लेना चाहिए। बीच में म्यू कितना 620, Z का म्यू 0 होता है, X और Z मार्क कर लिया, X और Z। ठीक है ना। और क्वेश्चन में 680 के बारे में था, तो 620 बीच में है, तो 680 किधर है, राइट में है। तो ये सब डाउट्स प्रॉब्लम होगा। तो कोई बोलेगा कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड किस तरफ है, तो उसका जवाब तो यही, हाउ डू यू नॉट अंडरस्टैंड। 620 अगर बीच में है तो 680 राइट साइड में है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सर शेड किधर करना है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन 680, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो 680 के ऊपर का शेड करना है, शेड किया, ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो गुड लक है, बिकॉज अपने एरिया इन वन टेल दिया हुआ है टेबल में, और ये एरिया इन वन टेल ही चाहिए, वन टेल दिया, वन टेल ही चाहिए। खैर 680 का Z निकालना पड़ेगा, यहां ये Z निकालना पड़ेगा। इससे एरो निकाल रहा हूं, एरो निकाल के दिखा रहा हूं। Z इक्वल टू X माइनस म्यू बाई सिग्मा, आप भी ऐसे दिखा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, Z इक्वल टू X माइनस म्यू बाई सिग्मा। X माने जिसको कन्वर्ट करना है 680 को, म्यू माने 620, सिग्मा माने SD 40, तो इक्वल टू क्या आया 1.5 आ गया। तो यहां ऊपर जाके डायग्राम में 1.5 मार्क कर रहे हैं, ये 1.5 हो गया, मार्क कर लिए। तो इन दैट केस एक बार प्लीज एक्नॉलेज करना, द प्रोबेबिलिटी दैट X इज ग्रेटर देन 680 इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट Z इज ग्रेटर देन 1.5। Is it okay with you? The probability that X 680 के ऊपर है is the same thing that Z 1.5 के ऊपर है। इसीलिए तो Z टेबल बनता है, क्योंकि टेबल तो Z का है ना। तो 1.5 से ऊपर का चांस, 680 के ऊपर का चांस क्या है, सेम। अब अपने को 1.5 से ऊपर का चांस चाहिए, तो वो अपने को टेबल में दिया हुआ था ना वहां पे 1.5 का। 1.5 का क्या था 0.0668,
और क्या था वो, एरिया इन वन टेल। हमको भी क्या चाहिए, एरिया इन वन टेल। परफेक्ट है, मेहनत करना ही नहीं है, ठीक है। तो लिख दिया आपने प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख रहा हूं, x ग्रेटर देन 680 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.5। सही है। So probability x greater than 680 is equal to probability z greater than 1.5 is equal to 6.68%। 6.68%, 6.68%, ठीक है ना। इसको मार्क भी कर दें यहां पे, ये 6.68% है, दिखा दो, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो अपने कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर थोड़ी चल रहा है, अपने तो फॉरेक्स या पोर्टफोलियो चैप्टर चल रहा है, तो उसमें इतना हौले हौले किया नहीं जाता है जो कर रहे हैं डेकोरेट करके। ये तो मैथ्स का टेस्ट होता, बीकॉम का एग्जाम करते तो करते हैं ये सब चीज। वहां पे तो आप डायरेक्टली अगर सीधा डायग्राम बना के 1.5 निकाले, 6.68 यहां दिखा दिए, हो गया 6.68 आंसर। मैंने कुछ समझाने का बात नहीं है कि हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं धीरे कर रहा हूं बिकॉज तुमको रेफर करना है घर पे, इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं। Question number 2. Find out the probability. Find out the probability. Find out the probability that share price will lie between. Find out the probability that share price will lie between 580 and 640। 580 and 640। टेबल का एक्सट्रैक्ट लिखो, Z और एरिया इन वन टेल, Z और एरिया इन वन टेल, Z और एरिया इन वन टेल। सो अपने को दिया हुआ है 0.5 का 0.3085, 0.6 का 0.2743, 0.7 का 0.2420, 0.8 का 0.2119 और 1 का 0.1557 ये दिया हुआ है, ठीक है। सो अपने आप करना है, थोड़ा सा सोचना इन्वॉल्व है पर उतना होना चाहिए, ठीक है ना। आप डायग्राम बनाए करो, अपने आप सारा का सारा प्रोसेस लॉजिक आते जाएगा। और टेबल पे तो ध्यान ही मत दो जो दिया हुआ है, आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दो मेन। तो डायग्राम बना लेना, एक्स स्केल जेड स्केल मार्क कर लेना, बीच में मीन मार्क कर लेना 620, जेड का मीन 0, फिर सब में जो नंबर्स है वो कहाँ कहाँ मार्क्ड होगा सोचना। सब में नंबर्स था शायद 580 और 640, तो 580 का एक पॉइंट मार्क होगा, 620 के अगल बगल में 640 मार्क होगा। मार्क होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शेड कहाँ करना है, उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ लेना ठीक से, फिर शेड कर लो। शेड करने के बाद टेंशन लो कि चलो Z निकालते हैं, दो दो चीज का Z निकालना है, 580 का भी Z निकालना है, 620 का भी Z निकालना है और 640 का, ठीक है ना। तो Z फॉर्मूला से निकाल लो कि 580 का कितना, 640 का कितना।
वो करने के बाद जब तुम्हारा दोनों z निकल जाए तब जाके तुम टेबल देखना, फिर टेबल में समझना कि टेबल से जो एरिया आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है। इनफैक्ट वो समझा हुआ चीज को वहां ग्राफ में मार्क भी करना कि ये वाला एरिया यहां से आया, ये वाला एरिया इतना आया, तो ये एरिया इतना। बढ़िया से करोगे आंसर, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल ऑलवेज फील दैट यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इजी था। दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज वेरी गुड फॉर द एग्जाम, गिवन सो मेनी पेपर्स जहां पे इसका कवरेज है। तो 580 का जो z आया वो आया -1। आई डोंट थिंक z में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। z इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। 580 माइनस 620 डिवाइड बाई 40 -1 आया, मैं लिख के दिखा रहा नहीं हूं। और 640 का जो z आया वो 640 माइनस 620 डिवाइड बाई 40 कितना, 0.5। यानी सब में आपको 1 का चाहिए और 0.5 का चाहिए, 1 का चाहिए और 0.5 का चाहिए। माइनस से मतलब नहीं है, बिकॉज 1 के राइट साइड का और -1 के लेफ्ट साइड का क्या है, सेम। तो अकॉर्डिंगली 1 का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है टेबल में, 0.1557। और आपको पता है वो टेल का है, तो इन दैट केस -1 का टेल क्या हुआ ये, तो दिस इज 0.1557, ठीक है ना। और 0.5 का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, 0.3085, वो भी टेल का है, तो 0.5 का टेल क्या हो गया, राइट साइड, ये रहा 0.3085, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मिल गया और ये मिल गया, और टोटल क्या होता है 1, तो टोटल 1 में से दोनों साइड का लेस करेंगे तो बीच का आएगा ना, ठीक है। तो इन दैट केस ये जो बीच का आया, दिस इज 1 माइनस ब्रैकेट 0.1557 and 0.3085 equal to, what is the answer, 0.5358, 0.5358, 0.5358 is the answer, 53.58%, ठीक है ना, 53.58% is the answer। ठीक है, 53.58% is the answer। Question number 3. Question number 3. What is the probability? What is the probability that share price? What is the probability that share price will lie between 510 and 590, 510 and 590, ठीक है। ये अपने को z दिया हुआ है और ये एरिया दिया हुआ है। .7 का
0.2420, 0.75 का 0.2264, 0.8 का 0.2119, 2.7 का 0.0035, 2.75 का 0.0026, 2.8 का 0.0022। ठीक है, चलो डू इट। कर लो फिर से डायग्राम बना के। फाइव 590 था ना सब में। सो दिस इज द ग्राफ। दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट का शेडिंग है पर टेल का शेडिंग नहीं है, बॉडी टाइप का शेडिंग है। 510 से 590। फिर दोनों का z निकालना तो फॉर्मूला है 510 माइनस 620 डिवाइड बाई 40 कितना आया माइनस, हाँ 2.75, और 590 माइनस 620 डिवाइड बाई 40 कितना माइनस 0.75, तो माइनस 2.75 एंड दिस इज माइनस 0.75। ठीक है, तो 2.75 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, आपको समझना पड़ेगा वो कहाँ का है, और 0.75 का भी दिया हुआ था वो कहाँ का है। तो 2.75 का 2.75 के लेफ्ट टेल का है। ठीक है, एक मिनट। 2.75 का जो प्रोबेबिलिटी है वो ये वाले पोर्शन का है ना, ये वाले, और जो माइनस 0.75 का प्रोबेबिलिटी है वो माइनस 0.75 के ये हट जाएगा। ठीक है, मैं जो अब स्टेट कर रहा हूँ वो इस पूरे पोर्शन का है, इस पूरे का। तो अगर इस पूरे से वो हटाएंगे तभी तो आंसर आएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। पूरा और साइड का हटाए तो वो आ क्या बीच का आ गया, सही है। तो इन दैट केस उसको मार्क करना डिफिकल्ट है। ठीक है, जो आंसर है अपना वो है माइनस 0.75, सॉरी 0.75 का प्रोबेबिलिटी क्या था, 0.75 का प्रोबेबिलिटी क्या था, 0.26, 0.2264 था। तो 0.2264 माइनस 2.75 क्या था,
0026 इक्वल टू आंसर 00.2238 आंसर 0.2238 is the answer. 22.38% chance है, 22.38% chance है, ठीक है ना, 22.38%. तो दिस वॉज द आइडिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो आपको इन तीनों क्वेश्चन से मिला. यू मस्ट बी रिलेटिवली कॉन्फिडेंट दैट प्रोसेस समझ में आ गया. सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम. आराम से डायग्राम बनाएं, उसके बाद दिमाग चलाएं, ठीक है. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक.